बयान दिया जिसको लेकर घमासान मचा हुआ। उन्होंने कहा कि 90% मुसलमान बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। जिन्ना और कांग्रेस भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं। और लगे हाथ उन्होंने ये भी सवाल उठा दिया कि भाई अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों को चाहे कोई भी पार्टी हो, जहां जहां जिन राज्यों में अलग अलग पार्टियां जो मुसलमानों को रहनुमा बनती हैं, वहां पे मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया। मुसलमानों के प्रभाव वाले क्षेत्र में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, और अस्पताल जहां पे हैं वहां पर बेडों की बहुत कमी है। साफ पानी मुसलमानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और ये सवाल उन्होंने टीएमसी के साथ साथ सारी पार्टियों से किया जो अपने आप को मुस्लिम रहनुमा मानती हैं। अब चारू जी आपकी बारी, अजय जी का जवाब दीजिए आप। पूरी तो करने दीजिए, मेरा अधूरा रह गया था जवाब। जल्दी करिए सच्चों के हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचा जी। पहली बात तो ऐसा है, चारू जी एक बार इनके 1 सेकंड, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए सर जी। अजय जी चूंकि मुद्दे से भटक गए थे जी, 10 सेकंड में अपनी बात पे आइए अजय जी। बात मेरी ये है कि ये सारे प्रयास कर लें। अडानी साहब लिया है, जिन्ना साहब लिया है, या ओवैसी साहब लिया है, कबीर साहब लिया है, ये सबके साहब यही कहते हैं। और देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी, महिलाओं के घोर विरोधी पार्टी, और झूठा बिल लिया है 23 में, महिला आरक्षण के नाम पे जो 23 में पास कर दिया था। देश के खंड खंड करना चाहते हैं, भारत के लोग नहीं चाहेंगे, 145 करोड़ नहीं चाहेंगे, और इनके झूठ को पकड़ लिया है। जिस हिसाब से सर आप लोग बात कर रहे हो, मुझे तो वही ओम बिरला वाली बात याद आती है। मुझे तो ओम बिरला की बात याद आ जाती है कि भाई राहुल गांधी से कहा गया कि महिला आरक्षण में बोलो, वो कहते जादू टोना। हम यहाँ बात करें टीएमसी की और बंगाल चुनाव की, तो आप कह रहे हैं कि भाई ये वो, तो मुद्दे पे आप लोग बात नहीं करते, मुद्दे पे आप लोग बात करते नहीं है, फिर कहते हैं भाई ईवीएम हैक हो गया। जी चारू जी अपनी बात रखिए। ईवीएम हैक हो जाता है, चारू जी बोलिए। जी देखिए, आज बंगाल चुनाव का मसला है। दोनों राजनीतिक दल की बातों से ये साफ समझ में आता है कि ये बंगाल की बात नहीं कर सकते, ये वर्तमान की बात नहीं कर सकते, ये बंगाल की जनता को क्या ऑफर करना चाहते हैं इसके बारे में ये बात नहीं कर सकते। तो एक इतिहास में चला जाता है और दूसरा ए टीम बी टीम सी टीम टाइप की बातें करता चला जाता है। और अजय जी की कुछ आदत ऐसी है कि वो हमेशा विषय से भटक ही जाते हैं, उनको और कोई विषय समझ ही नहीं आता, बस मोदी मोदी कहते रहते हैं। यहाँ पर भी महिलाओं की बात कर ली, तो महिलाओं की बात तो अच्छा हुआ आपने कर लिया। आपका जो घोर महिला विरोधी चेहरा है वो 2 ही दिन पहले देश के सामने आ चुका है, आपका भी और आपके साथी दलों का भी। और आप चाहें तो इस पे हम और भी विस्तार से बात कर सकते हैं। देखिए, बॉटम लाइन और इन सारी बातों के अंत में एक बात सबको याद रखनी चाहिए, तो ये है कि विपक्षी पार्टियों का कोई पॉजिटिव एजेंडा इस देश में है नहीं। अंजलि जी, जैसे मोदी जी ने कहा था अपने भाषण में, जब वो देश से बात कर रहे थे, अजय जी मैं आपके बीच में बोलती नहीं, आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ, और जब मुझे अंजलि जी समय देंगे तब मैं बोलूंगी। आप बोलते रहिए, इधर उधर की बात कर लीजिए। अंजलि जी, मैं किसी के ऊपर बोलने वाली नहीं हूं, तो आप मुझे बोलने को नहीं दे रहे। अभी और भी मेहमान है जी। चारू जी, अजय जी चारू जी, तो आप मुझको बताइए कि पूरे बंगाल के चुनाव में इन्होंने अपनी तरफ से पॉजिटिव योजना कोई रखी क्या? बिल्कुल भी नहीं रखी। इन्होंने अपनी तरफ से कभी भी पिछले 12 साल का अगर हम अपने देश का इतिहास उठा के देख ले, कौन सी देश की पॉजिटिव कोई योजना हो, कोई हमारा कदम हो, उसका इन्होंने साथ दे दिया हो? किसी भी चीज का नहीं दिया। और सपा को तो मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि कभी यहाँ पढ़ते हैं, कभी वहां पढ़ते हैं, कभी कांग्रेस इनके बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं। चुनाव लड़ने की बारी आती है तो इनकी इतनी भी नहीं बनती कि 4 सीटों पर भी ये गार्ड बिठा ले। और यही किस्सा इनका टीएमसी के लोगों के साथ है। तो ये असलियत ये है कि ये एक दूसरे का नाम लेकर हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ना चाहते हैं। टीएमसी ने तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया। आज की तारीख में मैं आपको फिर से ये बात बता देती हूँ, भाजपा का प्रभाव पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे इस कदर बढ़ा है कि अब जनता को आपका दोहरा चेहरा बहुत साफ रूप से समझ में आ चुका है। पिछली बार ममता दीदी केवल अपनी सीट हारी थी, इस बार आने वाले समय में वो सारी सीटें हारेंगी, क्योंकि आपने बर्बाद करके रख दिया है प्रदेश को। लेकिन ये अभी अजय जी वाले और इनका चंचल जी का 1000 करोड़ का स्टिंग वाले का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे उसी वजह से जो है ओवैसी साहब ने ये इतिहास भूगोल का पेज खोलना शुरू कर दिया। 1000 करोड़ का कुछ स्टिंग बता रहे हैं कि भाई आपने किया है और ओवैसी साहब को फंसाया गया है। अरे पता नहीं, उठा के पढ़िए, मेरी एक तो बता दीजिए वो असली है नकली है, आप जवाब दीजिए उस पर कि आप उसे बताइए, जरा जवाब दीजिए, देश पूछना नहीं। आप किस स्टिंग की बात कर रहे हो मुझे पता नहीं, आप प्रॉपर्ली कोट करो। नहीं ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास लास्ट 5 मिनट है, सबको 1-1 मिनट का मौका दिया जाएगा। जी चंचल जी, आप शुरुआत करते हैं। भाई कुछ तथ्यात्मक बात करना चाह रहा। अभी हमारे एक साथी बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने कहा कि जब तक इस देश में मुसलमान है तब तक समस्याएं हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी घुसपैठिए की बात कर रहे थे, मेरे पास डेटा है 2006 से लेकर के 2024 तक का डेटा है।
आप बताओ, बांग्लादेश में भी आप देख रहे थे, घुसपैठी की बात करें, 2006 में 13,700 लोगों को जो है डिपोर्ट किया गया बांग्लादेश। उसके अलावा उसी के देखा जाए तो तकरीबन 2024 तक जो है 2014 में जो है जब मोदी की सरकार आती है तो 989, 2015 में 474, 308, 51, 445, 299, 113। उससे कंपैरिजन में 2004 में देखा जाए तो 2004 में 13,700 लोगों को भेजा गया, 2005 में 12,100 लोगों को भेजा गया, 2006 में 12,600 लोगों को भेजा गया। मनमोहन सिंह जी की सरकार में उस दौरान घुसपैठियों को लगातार डिपोर्ट किया था बांग्लादेश के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं 56 इंच वाले, ऑलरेडी अमित शाह जी आए हैं जो घुसपैठियों के ऊपर राजनीति करते हैं बिहार से लेकर बंगाल तक। तो अभी तक कितने लोगों को बाहर भेज पाए? दूसरा सवाल यह है, अभी हमारे साथी कह रहे थे जो है यहाँ पे वरिष्ठ जो हमारे एनालिस्ट हैं, इन्होंने एक बात कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड आपका समय हो गया, हमारे पास समय एक सवाल पर 10 सेकंड प्रोग्राम खत्म करना, इसलिए समय नहीं। 10 सेकंड आपने आंकड़े गिनाने, इन्होंने कहा कि आंकड़े गिनाने में इतना समय बर्बाद कर दिया। क्योंकि मैं लखनऊ देखा, लखनऊ जब घुसपैठे बाहर के जा रहे थे, आप लोग हाय हाय कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अफजाल को मानने वाली, अफजाल को शहीद का दर्जा देने वाली पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन। आपका समय शुरू होता है अब, आपका समय शुरू होता है अब, चूंकि कह रहे हैं पोल खुल गए इसलिए आप इतिहास में जा रहे हैं। आवाज हमें बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से सपा और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जो जिन्ना जी कहते हैं, कांग्रेस वाले और सपा वाले जिन्ना मुर्दाबाद बोल रहे हैं। मेरी आवाज अगर आ रही हो तो मेरा ये सवाल है, इनसे पूछो ये जिन्ना मुर्दाबाद बोलेंगे? इनके अखिलेश जी जिन्ना मुर्दाबाद बोलेंगे? राहुल जी जिन्ना मुर्दाबाद बोलेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्ना मुर्दाबाद हम बोलेंगे, बोल दिया गामा जी, उन्होंने बोल दिया। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर। नहीं, उन्होंने जिन्ना मुर्दाबाद बोल दिया। सवाल सुनाई दे पा रहा है? अपनी बात बोलिए, अपनी बात रखिए, बोलिए जल्दी। बोलो ना, बोल दिया हमने, हम गोडसे की मुर्दाबाद बोल रहे हैं, जिन्ना मुर्दाबाद लेकिन बोल रहे हैं। मेरी अगर आवाज आ रही हो तो इन कांग्रेस और सपा वालों से जिन्ना मुर्दाबाद बोलवाओ। देश के मुसलमानों की दुर्दशा में सपा और कांग्रेस दोनों का बराबर का योगदान है। कितने करोड़ देश के बंटवारा में कांग्रेस का बराबर का योगदान है। अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बचाने के लिए नेहरू जी ने जिन्ना जी को अलग किया। मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाने में इन्हें असमर्थता महसूस होती थी। आपका सर आपका समय समाप्त हो चुका है। अजय जी, आपका समय शुरू होता है चोरी के नाम पर। ठीक है सर। इन्होंने अपनी अजय जी लास्ट आपका 1 मिनट जी, अपनी बात कंक्लूजन अजय जी। देखिए, मेरा कंक्लूजन ये है कि एक सांसद इनके निशिकांत दुबे हैं, पूरा देश जानता है कि वो कौन है, क्या है, कैसे। अपनी सगी मौसी की लड़की से शादी करी ऐसे नकली सनातनी, और वो कहते हैं कि 10 करोड़ घुसपैठी हैं। भैया है तो उन्हें निकालिए। कांग्रेस ने 90,000 घुसपैठिए निकाले थे। एक तो ये बंगाल के चुनाव में हमें सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबका समर्थन मिलेगा। हम एजेंडा नहीं चलाते, हम मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक नहीं भेजते। हमारे यहाँ खड़गे जी का भी सम्मान है, राहुल जी का भी, प्रियंका जी का भी, और अजय वर्मा जैसे कार्यकर्ता, बब्बर शेर का भी। तो हम सबके साथ सबका विकास की करते हैं। इनका क्या है बीजेपी के नारा, सबका साथ सबका विनाश और बीजेपी का विकास, ये इनका नारा है और कोई नहीं है। ये हर जगह देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, सब जगह तोड़फोड़ करते हैं। और ये मास्टर है देश बंटवारे के, सही मायने में तो ये है मास्टर बंटवारे। ठीक है चारू जी, ये बंटवारा कर। ठीक है चारू जी, नहीं है रमनीश जी। नकली वोटर के माध्यम से एसआईआर जब होता है, नकली वोटर घुसपैठियों को निकालने की जब कवायद शुरू होती है तो छाती पीटने के लिए यही सब तो लोग बगल में आ जाते हैं। तो अब आप कहते हैं, और फिर दूसरी बात आई कि मुसलमानों की बात आई तो देश के मुसलमानों पे सबसे पहला हक है, वही तो है। मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने तो कहा था ना भाई, अल्पसंख्यक मुसलमान के सब मुसलमान थोड़ी होते हैं। अरे आप फिर उसके बाद देखिए बात है, नहीं मैं मुझे ये कहना है कि देश में संसाधनों का यदि सबसे पहला हक है, सनातनियों का है, हिंदू का है, जो मूल रूप से वो निवासी हैं उनका है, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात है, देखिए देश के बंटवारे की राजनीति जैसा मैंने कहा कि आज भी चल रही है, चाहे ममता बनर्जी के रूप में है, आज जिस तरह की गोटियां बिठाने के ला इलाहा इल्लल्लाह रसूले इस तरह की जो चीजें करती है, जो करती है, और जय श्री राम के नारे लगाने पे कहती है कि खाल उधर देंगे। मुझे लगता है बंटवारे की राजनीति ममता बनर्जी के द्वारा भी होती है।
आज जब अतीक अहमद की जब जय जयकार लगाने वाले समाजवादी पार्टी जब करती है, तो देश के बंटवारे की राजनीति वही करती है। ब्रजेश सिंह का नाम ले लो। ब्रजेश सिंह ने आतंकवादियों को मारा है देश में, और उत्तर प्रदेश के बंगाल में आतंकवादी चुनाव होने हैं और चुनाव ठीक ठीक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए चारू जी आपका, अजय जी आपका, चंचल जी आपका, मनमोहन जी आपका, रमनीश भाई आपका।